संसाधन यानी रिसोर्स नहीं पहुंचे हैं यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस के, वहां तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहुंचना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप विचार करिए। ये पहुंचना क्यों, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने आज जा रही। अगर आप करंट ट्रेंड देखेंगे तो यहां लिखा हुआ कि करंट ट्रेंड मैक्सिमम यानी 1000 सीट आती है, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज पर ईयर, यानी प्रत्येक साल 1000 सीट आती है। और सिलेक्शन पाने वाले कौन लोग होते हैं? मोस्ट ऑफ द टॉपर्स टुडे आर फ्रॉम आईआईटीज, एनआईटी, आईआईएम, डीयू एंड अदर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। यानी कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इन्हीं कॉलेजों के होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों का क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, उन लोगों का क्या होगा जो इस प्रकार के कॉलेज और इस प्रकार के बैकग्राउंड से संबंधित नहीं है, या राजेंद्र नगर में आकर के 2 से 3 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए ही यह चैनल प्लान किया गया है, यानी रीचिंग द अनरीच्ड। याद रखें, यानी टारगेट ही है उन लोगों तक पहुंचना जहां तक बेहतर कंटेंट नहीं पहुंच रहा है, जिससे कि आप इनके मुकाबले अपने आप को खड़ा कर सकें। याद रखिएगा, क्या कर सकें? अपने आप को खड़ा कर सकें। अब आइए जरा कुछ टॉपर्स पर निगाह डालते हैं और आपके सामने रखते हैं बैकग्राउंड एंड यू, यानी आप जितने भी एस्पिरेंट इस समय मुझे देख रहे हैं या जो बाद में मुझे फॉलो करेंगे, तो आप यहाँ कुछ एस्पिरेंट्स के बैकग्राउंड पर बातचीत करने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू मीडिया, और आप अपने आप को कंपेयर करिएगा सभी एस्पिरेंट। देखिए आज का ये जो सेशन है ना, रिनेशा वर्ड समझते, पुनर्जागरण जब यूरोप में आया था, रिनेशा ने यूरोप की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। इंडिया में जब रिनेशा आया, पुनर्जागरण आया राजा राम मोहन राय के आने के बाद, तो इंडिया में जिस प्रकार से सोशल रिफॉर्म्स हुए, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, विशेषकर सोशल रिफॉर्म्स, आई थिंक 100% सही है, फिर भी अगर कोई भूल चूक हो तो उसके लिए माफी। तो ये आप देखिए, इशिता किशोर जी रैंक 1 कहां से हैं? इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, इंडिया के टॉप कॉलेजों में से एक। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, PSIR ऑप्शनल उनका था, और पहली 2 बार में, देखिए सीखने वाली बात भी है, बैकग्राउंड तो हो गया, पहली 2 बार में प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन तीसरा निकला तो पहली रैंक लगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, याद रखिएगा, कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता उससे मतलब नहीं है। ये चीज़ मैं सिखाता रह गया पिछले 4-5 सालों से, जब से मैं 4 साल हो गया यूट्यूब पे हूँ, मैं सिखाता रह गया। लेकिन मैं जब पढ़ाता था मेंस वाली बातें, तो उस पर 300-400 बच्चे रहते थे, प्री वाला स्टार्ट करता 1000 हो जाते थे, 1200 हो जाते थे। तो मुझे ये ट्रेंड थोड़ा सा पसंद नहीं आता था, तो इसीलिए मैंने प्लान किया कि एक नया चैनल ही लॉन्च करूं, जहां पर हर एक बच्चे को तैयार किया जाए। क्या तैयार किया जाए? कि जब भी, यानी दूसरी बार में निकले, तीसरी बार में निकले, चौथी बार में निकले, 5वीं बार में निकले, वो अंतिम होना चाहिए। तो वह आपका अटेम्प्ट अंतिम हो। यूपीएससी का जो CSC एग्जाम क्रैकर है, इसी आइडियल, इसी आदर्श पर आपके सामने उपस्थित है एक चीज। अब रैंक 2 आप देखिए, रैंक 2 है गरिमा, ग्रेजुएट विद कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, किरोड़ीमल कॉलेज। अब आप देख सकते हैं उनका भी सेकंड अटेम्प्ट ये रहा है। बैकग्राउंड देखिएगा। फिर रैंक 3 बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT हैदराबाद, देख लीजिए IIT वाले आ गए, और ऑप्शनल उनका एंथ्रोपोलॉजी जो भी। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ये इसी साल का, और ऐसे ही आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। रैंक 4 मिरिंडा हाउस, इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज रैंकिंग में, यानी जो नेशनल रैंकिंग है इंस्टीट्यूशंस की, उसमें टॉप, और यहां से उन्होंने BSc किया है लाइफ साइंसेज में, और इनका ऑप्शनल भी वही लाइफ साइंसेज था। अब आप देख सकते हैं, यानी रैंक नंबर 4। इसके बाद आप आगे बढ़िए, रैंक 5 MBBS फ्रॉम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आपके सामने देख सकते हैं। क्लियर है? मयूर साहब। तो आप जरा बैकग्राउंड देखिए और फिर समझ में आएगा कि जो मैंने कहा है रीचिंग टू फॉर UPSC सक्सेस। अब आप देखिए, ये भी इंजीनियर थे, और आप सोचिए प्रदीप द्विवेदी जी का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। 2018 में इनकी रैंक लगी थी 74, 2018 में इनकी रैंक लगी थी 74, ठीक है, 74 रैंक, और 74 रैंक ये इंग्लिश मीडियम से थे, ये देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी
हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल इन्होंने रखा। और आज तक का ध्यान से देखिएगा, ये होती है जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उनकी अप्रोच देखिए। और आज तक का हिस्ट्री में, आज तक का मतलब इतिहास की बात मैं कर रहा हूं, इतिहास सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदी लिटरेचर में इन्होंने जितना नंबर पाया है उतना नंबर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले, यानी जिनका हिंदी बैकग्राउंड ही होता, उन्होंने भी नहीं पाया है। इन्होंने 344, अब आप देख सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल इंजीनियर इंग्लिश मीडियम 344 अपने आप में ऐतिहासिक नंबर, वह इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। तो ये चीजें आपको सिखाना है कि आपको किस प्रकार से इनका वाला स्किल आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, इस पर हम कोशिश करेंगे। मीट रॉबिन बंसल, आईआईटी ग्रेजुएट। अब आप देख सकते हैं 36 लाख की नौकरी छोड़ करके, जरा समझिएगा, आपको ये लगेगा कि यार ये क्या है। अब मैं समझाता हूं, 36 लाख की नौकरी छोड़ करके, अब इसको अपने से आप इंटरलिंक करिए। ये एस्पिरेंट्स वो हैं जो एक ब्राइट फ्यूचर छोड़ करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हैं। और अब आप सोचिए, एक ब्राइट फ्यूचर छोड़ करके अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो इनकी मारक क्षमता कैसी होगी। मारक क्षमता का मतलब इनका फोकस कैसा होगा। इनको पता है कि यार 36 लाख की नौकरी छोड़ी है, अगर 2 साल गैप हो गया तो जब नेक्स्ट, यानी 2 साल अगर हम आईएएस फेल हो गए तो जब तीसरे साल हम अपनी इसी जॉब में जाएंगे, 36 लाख का पैकेज गिर के 20 लाख का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपीरियंस मांगता है। तो इसका मतलब है कि जब ये इतना छोड़ के आते हैं तो इनका फोकस, इनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और ये केवल आईएएस यानी उन्हीं 1000 सीट पर अपनी आंखें बनाए रखते हैं। और मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, मैं मान सकता हूं आपका बैकग्राउंड भी होता है, बहुत से एस्पिरेंट्स का कि भाई नौकरी भी चाहिए, घर भी चलाना है, वो अच्छी बात है, उसका सम्मान है। लेकिन आप सोचिए कि एक हम हैं, हमारा टारगेट क्या है कि यार थोड़ा ये भी पढ़ ले, थोड़ा पीसीएस भी कर ले, थोड़ा और भी एग्जाम कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, थोड़ा काम भी कर लें। और दूसरा कौन सा है जो कह रहा है कि आईएएस के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये नौकरी छोड़ी हुई है। तो अब आप स्वयं विचार कीजिए, सिलेक्शन किसका होगा, मारक क्षमता किसकी। आपका वो एटीट्यूड ही नहीं होगा जो चारों तरफ देख रहा है। इनका एटीट्यूड एकदम सॉलिड होगा और ये सिलेक्शन लेके रहेंगे, और जिसका रिजल्ट आपके सामने। तो प्लीज अगर आईएएस के बारे में सोचे हैं तो फिर 2-3 साल उस पर सोचिए। तकलीफ तो लाइफ में बहुत है और वो हमेशा बनी रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है, याद रखिएगा। फिर देखिए, मीट आईएएस दिव्या मित्तल, आईआईटी भी है, आईआईएम भी किया हुआ। लीजिए भाई, आईआईटी भी, आईआईएम भी है। अब आप, उसका कोई अंत नहीं है, याद रखिएगा। फिर देखिए, मीट आईएएस दिव्या मित्तल, आईआईटी भी है, आईआईएम भी किया हुआ। लीजिए भाई, आईआईटी भी, आईआईएम भी है। अब आप देख सकते, तो ऐसे एस्पिरेंट से। फिर देखिए, कनिष्क कटारिया जी, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट, आप यहां से देख सकते हैं। तो कहां से आप कैसे पकड़ेंगे, आप खुद बताइए, इनको कैसे पकड़ेंगे। तो इन जिन आईएएस ऑफिसर की बात अभिषेक सर कर रहे थे, उनका नाम है श्री सुनील धनवंता जी, और 22वीं रैंक उनकी पिछली बार लगी थी। उनका एक छोटा सा शॉर्ट्स आया था, मतलब घूमता हुआ मेरे भी फोन पे, तो मैंने उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया और उसको पिन भी किया, बच्चों के सामने रखा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 5000 से 6000 आंसर लिखे। भैया 5000 से 6000 आंसर, तब जाकर के 22वीं रैंक लगती है, और इत्तेफाकन वो भी आईआईटीएन ही है। आप सोचिए, आपको लगेगा, आप खुश हो जाएंगे, जैसे मार्केट में आ गया कि इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऐसा रहा या इंग्लिश मीडियम का ऐसा रहा, तो हिंदी मीडियम में कुछ हो गया, वो उनका भी बैकग्राउंड आप चेक करिए, वो भी आईआईटीएन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कैसे लड़ेंगे, तो आपको लड़ना हम सिखाएंगे यहां पर अ गुड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। और ये क्यों महत्वपूर्ण है गुड आंसर राइटिंग, जरा विचार करिए आप, वो भी वैल्यू एडिशन के साथ। वैल्यू एडिशन क्या होता है भी आगे बताता हूं, सिखाई जाएगी, क्योंकि 1750 नंबर लिख के मिलता है। याद रखें, पढ़ना जरूरी है, ये मना नहीं किया जा रहा है कि भाई अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या, लेकिन पढ़ने के साथ लिखना जरूरी है। ये हम सिखाएंगे यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्रैकर चैनल पर। ध्यान रखिएगा कि पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन डे 1 से आंसर राइटिंग करिए। कितना आसान होता है ये कह देना कि डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। कितना आसान होता है डे 1 से ये कह देना कि डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। मासूम बच्चे जिनके व्यूज ज्यादा, उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन आप सुनिए सुनील धनवंता जी का
यूट्यूब पर, उन्होंने क्या बोला, 22वीं रैंक कनिष्क कटारिया जी ने क्या बोला, कनिष्क कटारिया कि डे 1 से आंसर राइटिंग करिए। और क्यों ना करिए, अगर पहले दिन आपने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा और इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन पढ़ा आपने, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको पता लग गया कि भाई बेसिक फीचर्स क्या हैं अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के। अब आपने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाया और आपने देखा कि 2014 में 15 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अर्बनाइजेशन ने प्रेजेंट अर्बनाइजेशन को किस प्रकार के इनपुट दिए, यानी आज जो शहरीकरण है उसको सिंधु सभ्यता के शहरीकरण ने क्या इनपुट दिया है, यानी आज का शहरीकरण वहां से क्या सीख सकता है, क्या सीखा है। तो अब इस विषय में 4 लाइन लिखना क्या आपका कर्तव्य नहीं कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब डे 50 से आंसर राइटिंग लिखेंगे?